हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल यूपीएससी डिकोड। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा सबसे बड़ा और सबसे इंटरेस्टिंग सफ़र, दैट इज ज्योग्राफी फाउंडेशन। अब ये जो लेक्चर होगा इसमें हम वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी को पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे और इसका जो पीडीएफ होगा वो आपको इंग्लिश मीडियम और साथ ही साथ हिंदी माध्यम में भी मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और साथ ही साथ जैसे ही एक चैप्टर खत्म होगा, जैसे मान लो हमने द यूनिवर्स पढ़ लिया, ब्रह्मांड की पूरी जानकारी हमने ले ली, फिर उससे रिलेटेड कुछ क्विज फॉर्मेट में क्वेश्चन मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराऊंगा। ऑलरेडी मैंने 350 क्वेश्चंस अपलोड कर दिए हैं 4 चैप्टर से रिलेटेड। फिर जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ लेंगे, क्लाइमेटोलॉजी पढ़ लेंगे, जलवायु विज्ञान पढ़ लेंगे, भू आकृतिक विज्ञान पढ़ लेंगे। तो जैसे जैसे चैप्टर खत्म होगा उससे रिलेटेड प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को क्विज फॉर्मेट में भी क्वेश्चन टेलीग्राम पे अपलोड हो जाएंगे। क्लियर? सो अब हम लोग जर्नी को बिगिन करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। देखो, फॉर द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, ज्योग्राफी इज नॉट जस्ट about memorizing maps. It is a systematic science that studies pattern, environment and relationship between nature and human society. अब ये इंग्लिश में तो मैंने दे दिया है, साथ ही साथ इसके जस्ट नीचे मैंने आपको हिंदी में प्रोवाइड किया है ताकि हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सिविल सेवा परीक्षा के लिए भूगोल केवल मानचित्रों को रटना नहीं है, यह एक व्यवस्थित विज्ञान है जो प्रतिरूपों, पर्यावरण, प्रकृति एवं मानव समाज के बीच के संबंधों का अध्ययन करता है। अब इसका मतलब क्या हुआ? तो अक्सर स्टूडेंट ये बात सोचते हैं कि ज्योग्राफी का मतलब है मैप को याद करना, उनका रट्टाफिकेशन करना, जैसे कि कौन कौन सी जगह कहाँ पे, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहाँ पे है, रसिया कहाँ पे है, थाईलैंड कहाँ पे है, बैंकॉक कहाँ पे है, यूएसएसआर कहाँ पे है। जैसे यूएसएसआर वहीं आपको सोवियत यूनियन का नाम हो गया रसिया का। फिर कोलंबिया कहाँ पे है, पेरू कहाँ पे है, ब्राजील कहाँ पे है। तो स्टूडेंट्स को लगता है कि इन सब चीज का लोकेशन याद कर लेंगे तो यही ज्योग्राफी है। फिर देश का लोकेशन याद कर लेते हैं, फिर उन्हें लगता है कि अब रिवर्स की लंबाई याद करनी चाहिए, जैसे ब्रह्मपुत्र रिवर की लंबाई कितनी है, मिसौरी नदी कहाँ पे बहती है, मिसिसिपी नदी कहाँ पे है, फिर अमेजोन नदी कहाँ पे बहती है, नाइल रिवर कहाँ पे है, सिंधु नदी की लंबाई दैट इज इंडस रिवर, इसकी लंबाई कितनी है। तो देश का लोकेशन याद कर लेते हैं, फिर रिवर्स की लंबाई याद कर लेते हैं, फिर कुछ पहाड़ों के नाम याद कर लेते हैं, जैसे आपको माउंट मैकिनले हो गया, चोटी हो गई है, फिर आपको माउंट किलिमंजारो हो गया, रॉकीज हो गए, एंडीज हो गए, एल्प्स हो गए, हिमालयाज हो गए। तो इन सब चीजों को याद करके लगता है कि यही सारी चीज ज्योग्राफी है। लेकिन अगर आप किसी बढ़िया एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो आप एक बात ध्यान से सुन लो, ज्योग्राफी सिर्फ मैप्स को मेमोराइज करने का या फिर उन्हें याद करने का सब्जेक्ट नहीं है। यह एक सिस्टमैटिक साइंस है, यह एक ऐसा विज्ञान है जो हमारे आसपास के पैटर्न को, हमारे आसपास के एनवायरनमेंट दैट इज पर्यावरण को, और सबसे ज्यादा हम जिस नेचर में रह रहे हैं, जिस प्रकृति में रह रहे हैं, उस प्रकृति और हमारे समाज के बीच का रिश्ता कैसा है, इसको यह ज्योग्राफी समझाता है। तो अगर ज्योग्राफी में का मैं आपको डिफिनीशन बताऊं, जैसे देखो यहाँ पे मैंने डिफिनीशन प्रोवाइड किया आपको, इसे एक एक लाइन को हम लोग काफी ब्रेक डाउन करके काफी डिटेल में अभी समझने वाले हैं, क्योंकि आज का पूरा लेक्चर इसी चीज पे रहेगा कि आखिरकार ज्योग्राफी होती क्या है। क्योंकि मान लो अगर आप लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, लाइब्रेरी में आपने ज्योग्राफी का रीडिंग किया, ज्योग्राफी का कोई भी चैप्टर, मान लो जैसे जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ा, ज्योग्राफी पढ़ने के बाद आप लाइब्रेरी के बाहर निकले, आपको किसी दोस्त ने पूछा कि आज कौन सी पढ़ाई की, तो आपने बोला कि आज मैं ज्योग्राफी पढ़ रहा हूँ। तो उसने बोला कि अच्छा ये बताओ ज्योग्राफी होती क्या है। तो फिर उस समय आपके पास कोई जवाब तो रहना चाहिए। जैसे आपसे कोई पूछे हिस्ट्री क्या है, तो उस समय आपको पता होना चाहिए कि हिस्ट्री क्या है। आपसे कोई पूछे कि पॉलिटी क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ पॉलिटी क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है, फिजिक्स क्या है, केमिस्ट्री क्या है। तो हम लोग तो पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी, तो हम लोग ज्योग्राफी के बारे में जानते हैं। जैसे देखो, ये तो सबको पता होगा कि ज्योग्राफी ग्रीक भाषा के ग्रीक वर्ड के 2 शब्दों से मिलकर बनी है। एक हो गया आपको जियो, दूसरा हो गया ग्राफी। तो जियो का मतलब होता है अर्थ, ग्राफी का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन। इसे कहीं कहीं आप देखोगे तो ग्राफीन भी लिखा होता है, इसका मतलब होता है टू राइट। लेकिन ओवरऑल जानो तो ज्योग्राफी का मतलब हो जाता है डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ, यानी कि पृथ्वी का विवरण। तो ये तो हर किसी को पता है, लेकिन हम लोग इससे भी ज्यादा डिटेल में जाएंगे। तो ये डिफिनीशन मैंने प्रोवाइड किया, इसमें मैं आता हूँ अभी थोड़ी देर में। लेकिन उससे पहले मैं कुछ आपसे कुछ डिस्कशन करता हूँ कि ज्योग्राफी जो है ये हमसे मेनली 3 सवाल पूछती है। देखो, ज्योग्राफी मेनली हमसे 3 सवाल पूछती है। सबसे पहला सवाल ये है कि व्हाट इज लोकेटेड वेयर, यानी कौन सी चीज कहाँ पर स्थित है। दूसरा सवाल आता है व्हाई इज इट लोकेटेड देयर,
ये जो चीज स्थित है वो आखिरकार वहीं पर क्यों है। तीसरा सवाल ज्योग्राफी ये पूछती है कि हाउ डज इट्स लोकेशन अफेक्ट ह्यूमन सोसाइटी एंड इकोनॉमी, यानी इस स्थान का मानव समाज और मानव अर्थव्यवस्था से कैसे प्रभाव है, कैसे जुड़ाव है, क्या उसका इफेक्ट पड़ता है। तो इसे हम लोग और थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। तो जैसे ज्योग्राफी असल में किसी जगह का सिर्फ एड्रेस नहीं ढूंढती है, बल्कि उस जगह की पूरी हिस्ट्री, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इन सब चीजों को आपस में जोड़ देती है। केमिस्ट्री का मतलब नॉर्मल भाषा में आपसे बात कर रहा हूँ। तो ज्योग्राफी केवल एड्रेस नहीं ढूंढती है। तो अब देखो, सबसे पहला सवाल है कि व्हाट इज लोकेटेड वेयर, यानी स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन और पैटर्न की बात हो रही है, स्थानिक वितरण और प्रतिरूप। तो ज्योग्राफी सबसे पहला सवाल पूछती है कि कौन सी चीज कहाँ पर लोकेटेड है। तो ये ज्योग्राफी का सबसे पहला और बुनियादी स्टेप है। इसका मतलब सिर्फ मैप्स पर किसी पॉइंट को मार्क कर देना नहीं है, बल्कि जमीन पर दिखने वाले पैटर्न और उनके डिस्ट्रीब्यूशन को भी नोट डाउन करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम दुनिया में देखते हैं कि अलग अलग चीजें हैं, जैसे आपको माउंटेन्स मिलेंगे, आपको रिवर्स मिलेंगे, आपको डेजर्ट्स मिलेंगे, आपको मिनरल्स मिलेंगे, आपको ह्यूमन पॉपुलेशन मिलेगा। अब ये चीजें कहाँ कहाँ पे फैली हुई हैं, जैसे पर्वत, पठार, नदियां, जलप्रपात, झरना, मनुष्य की आबादी, खनिज, ये सब चीजें कहाँ कहाँ पर फैली हुई हैं। तो पहले सवाल के अंतर्गत ज्योग्राफी हमसे ये पूछती है। अब देखो, अगर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं, तो एक रफ डायग्राम बनाते हैं अगर हम लोग, तो ये आपको, अगर मान लो इंडिया हो गया, ये आपको नदर्न प्लेन्स वगैरह वाला रीजन हो गया, ठीक है। तो अब देखो, ये नदर्न प्लेन्स वाला रीजन है, क्लियर। ये एक बेसिक मैप मैं आपको बता रहा हूँ नॉर्मल सा चीज समझने के लिए। ये नदर्न प्लेन्स यानी कि भारत का उत्तरी मैदान है। ये पंजाब, यूपी, बिहार वाला ये सारा रीजन है, ठीक है, बंगाल वाला ये सब रीजन है। तो इसको भारत का उत्तरी मैदान बोला जाता है। नॉर्मली आप समझो, इस पे काफी हम लोग डिटेल में बाद में पढ़ेंगे जब हम लोग इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब। लेकिन बस इतना जानो कि ये वाला रीजन कहलाता है नदर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के उत्तरी भारत के मैदान। तो अब देखो, तो अगर हम लोग इंडिया के मैप को देखें, तो एक सोइल होती है, एक मिट्टी होती है जिसे आप जानते हैं जलोढ़ मिट्टी, एलुवियल सोइल। यह एक उपजाऊ मिट्टी होती है। तो यह सबसे ज्यादा भारत में कहाँ पे पाई जाती है, तो वो इसी वाले एरिया में पाई जाती है, पंजाब, यूपी, बिहार वाले एरिया में पाई जाती है, यानी नदर्न प्लेन्स, उत्तरी मैदान में यह पाई जाती है भारत के, ठीक है। तो पहले हमने देखा व्हाट इज लोकेटेड वेयर, यानी कौन सी चीज कहाँ पर स्थित है। तो जो उपजाऊ मिट्टी है वो सबसे ज्यादा कहाँ पर स्थित है, तो उत्तरी मैदान में, नदर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया में सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी है। अब पूरे भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व जनरली देखें, पॉपुलेशन डेंसिटी देखें, तो वो भी इसी रीजन में पाई जाती है। पॉपुलेशन डेंसिटी का क्या मतलब हुआ, जैसे मान लो ये 1 किलोमीटर का कोई एरिया है, इसमें लगभग 5000 लोग रहते हैं। फिर ये 1 किलोमीटर का कोई एरिया है, इसमें 2000 लोग रहते हैं। यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व किसका ज्यादा होगा, जहाँ पे 5000 लोग रहते होंगे 1 किलोमीटर वाले एरिया में, और इसका जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी कम होगा क्योंकि यहाँ पे कम जनसंख्या रहती है। तो भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व जनरली आपको इसी वाले रीजन में देखने को मिलेगा। यानी सबसे पहला चीज हमने क्या देखा कि कौन सी चीज कहाँ पर स्थित है, तो एलुवियल सोइल, जलोढ़ मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी कहाँ पे स्थित है, तो इस वाले रीजन में। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी भारत में कहाँ पे स्थित है लगभग, तो इसी वाले एरिया में। थार मरुस्थल को देखोगे तो इस वाले रीजन में आपको मिल जाएगा, थार डेजर्ट। फिर पेनिनसुलर इंडिया को देखोगे तो इस वाले रीजन में आपको देखने को मिल जाएगा। तो पहला सवाल हमें देखने को ये मिलता है कि कौन सी चीज कहाँ पर स्थित है। ज्योग्राफी हमसे सबसे पहला सवाल ये पूछता है, क्लियर। अब दूसरा सवाल ये हमसे ये पूछता है कि आखिरकार वो चीज यहीं पर क्यों लोकेटेड है। तो दूसरे सवाल के अंतर्गत ज्योग्राफी हमसे साइंटिफिक रीजन पूछता है, साइंटिफिक कॉज पूछता है। तो ये सवाल जो है, दूसरा सवाल, ये ज्योग्राफी को एक रट्टा मारने वाले सब्जेक्ट से चेंज करके एक वैज्ञानिक विषय, एक साइंटिफिक सब्जेक्ट बना देता है। तो जब हमें पता चल गया कि कोई चीज कहाँ पर स्थित है, तो अगला सवाल ये आता है कि वहां पर होने के पीछे साइंटिफिक कारण क्या है उसका। तो इसमें क्या आता है, इसमें हम लोग अर्थ के इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस, यानी अंतर्जात फोर्स और बहिर्जात फोर्स, प्लेट टेक्टोनिक, प्लेट विवर्तनिकी, क्लाइमेट साइकिल और जियोलॉजिकल हिस्ट्री का स्टडी करते हैं, ठीक है। इससे हमें सारी चीजों का पता चलता है कौन सी चीज आखिरकार कहाँ पर स्थित है। तो जैसे पहला सवाल क्या था, व्हाट इज लोकेटेड वेयर, कौन सी चीज कहाँ पर स्थित है। तो हमने पहले सवाल में देखा कि नदर्न प्लेन्स में, यानी उत्तरी मैदान में, फर्टाइल एलुवियल सोइल है, लेकिन आखिरकार यहीं पर क्यों है, ठीक है। तो क्योंकि अब देखो,
अब मान लो ये भारत का उत्तरी मैदान हो गया, नॉर्दर्न प्लेन्स हो गया। अब यहाँ पे आपको देखोगे तो ग्रेट हिमालयाज देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब इन हिमालयाज से बहुत सारी नदियां निकलती हैं। तो हिमालयाज से जो निकलने वाली नदियां हैं वो 12 मासी होती है, यानी पेरेनियल रिवर है। जैसे गंगा हो गया, यमुना हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, यानी कि 12 के 12 महीने लगभग इनसे पानी भरा ही रहता है लगभग। तो ये अपने साथ हजारों सालों से सेडिमेंट्स को, मिट्टी को बहा कर ला रही है। ऐसा नहीं है क्योंकि मान लो ह्यूमन एज लगभग अब 70 से 80 साल हो गया, लेकिन ये नदियां 70 से 80 साल थोड़ी है, ये तो हजारों हजारों साल पुरानी है। तो ये अपने साथ कई हजारों सालों से मिट्टी बहा कर ला रही हैं, अपने साथ पहाड़ को काट कर उसके छोटे छोटे टुकड़ों को लेकर आ रही हैं और उन्हें इस वाले रीजन में जमा कर रही हैं, ठीक है। तो हर साल यहाँ पे मिट्टी की नई परत जमती जाती है। इस कारण से यहाँ पे जो मिट्टी है वो काफी ज्यादा उपजाऊ होती है, इसमें मिनरल्स अच्छे से लगभग मिल जाएंगे। तो फिर अब देखो, अब एक और चीज मैंने बताया कि थार डेजर्ट के बारे में मैंने आपको बताया कि मान लो ये वाला रीजन, एक मैं बेसिक आइडिया आपको दे रहा हूँ, हर चीज डिटेल में पढ़ाऊंगा कि कौन सी मिट्टी में कौन सा मिनरल पाया जाता है, कैसे नहीं पाया जाता है, सब चीज डिटेल में बोलेंगे। लेकिन बस इतना जानो, मेरे कहने का सेंस ये था कि जो हिमालय से नदियां निकलती हैं वो 12 मासी नदियां होती हैं, 12 महीने लगभग उनमें जल भरा रहता है, वो अपने साथ पहाड़ को काट के लाती हैं, अपने साथ कई मिट्टी को बहा कर लाती हैं, ठीक है। तो इससे नई मिट्टी की नई परत का जमाव होते रहता है, इस कारण से ये मिट्टी काफी उपजाऊ होती है, क्लियर। अब इस वाले रीजन में थार डेजर्ट क्यों है, ठीक है। अब इसका भी कारण जैसे पहले क्वेश्चन में हमने पता किया कि इस वाले रीजन में थार डेजर्ट है, दूसरे सवाल से हमें ये पता चला कि आखिरकार यहीं पर थार डेजर्ट क्यों है। तो यहाँ पे फिर अरावली माउंटेन का आपको रोल देखने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो चलने वाली हवाएं हैं वो अरावली रेंज के पैरेलल निकल जाती हैं, जिस कारण से यहाँ पे रेन शैडो जोन का निर्माण होता है, यानी कि वृष्टि छाया प्रदेश का निर्माण होता है। तो ये सब चीजें हम लोग काफी डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन था कि व्हाट इज लोकेटेड वेयर, सेकंड क्वेश्चन है व्हाई इज इट लोकेटेड देयर। अब तीसरा क्वेश्चन है उस चीज के यहाँ पर होने से मनुष्य के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। अब ये जो तीसरा सवाल है कि उसका स्थान मानव समाज और अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित करता है। तो देखो, ये जो सवाल है ये लगभग आपको यूपीएससी मेंस, सिविल सर्विसेज मेंस के लिए इंपॉर्टेंट सवाल है, जहां पर फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी का मिलन होता है। तो कोई फीचर अगर कहीं पर मौजूद है तो वो वहां के लोगों के रहने का तरीका, उनका लाइफ स्टाइल, उनका खान पान, उनका ड्रेसिंग सेंस और उनका पूरा बिजनेस यानी पूरा इकोनॉमी को तय करता है। तो ये दिखाता है कि नेचर ने इंसान को कौन कौन से संसाधन दिए, कौन कौन से रिसोर्सेज दिए, या फिर कौन कौन से चैलेंजेस दिए, कौन कौन सी चुनौतियां दी और इंसानों ने उनका कैसे इस्तेमाल किया, ठीक है। तो देखो, जैसे हमने पढ़ा कि नॉर्दर्न प्लेन्स में, उत्तरी मैदान में फर्टाइल सोइल यानी उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है और यहाँ पे नदियां चूंकि 12 मासी है तो पानी भी हमें आसानी से मिल जाएगा। तो यहाँ के जो लोग हैं वो एक जगह पर रुक के रहने लगे, यानी टिक कर रहने लगे, एक सेटल्ड लाइफ हो गई इनकी, जिससे बड़े बड़े शहर और सिविलाइजेशन, बड़े बड़े शहर बने, सभ्यताएं बनी। वहीं दूसरी तरफ अगर आप थार मरुस्थल वाला रीजन देख लो तो वहां पे पानी की कमी थी, तो लोगों को पानी और चारे की तलाश में एक बंजारे की जिंदगी अपनानी पड़ी, दैट इज नोमैडिक लाइफ, ठीक है। तो अब ये जो प्लेन वाला एरिया था जहाँ पे उपजाऊ मिट्टी पाई जा रही है, जहाँ पे बड़े बड़े शहर हैं, बड़ी बड़ी सभ्यताएं बनी, जहाँ पे पानी की कोई कमी नहीं है, वहां पे जमीन भी समतल है, तो इस कारण से यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे खेती की जाएगी। तो यहाँ पे जो बिजनेस बनेगा वो सबसे ज्यादा बड़ा बिजनेस किस चीज का बनेगा, तो एग्रीकल्चर का बनेगा। वहीं अगर हम लोग छोटा नागपुर के प्लाटू वाला रीजन को देख लें तो वहां पे खनिज बहुत ज्यादा है, मिनरल्स बहुत ज्यादा है, इसलिए वहां खेती की जगह माइनिंग और हेवी स्टील इंडस्ट्री का विकास हुआ, ठीक है। लोहा इस्पात उद्योग ये सब वहां पे आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, क्लियर। तो ज्योग्राफी का मतलब ओवरऑल मैं बताऊं तो ज्योग्राफी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि गंगा रिवर उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। फिर ज्योग्राफी का मतलब ये नहीं कि गंगा नदी वहां से क्यों निकलती है और उस रास्ते पर ही क्यों बहती है, और गंगा के इस बहाव ने कैसे पूरे नॉर्थ इंडिया की खेती, संस्कृति और शहर बाजार को जन्म दिया। तो केवल ये तीनों को अलग अलग करके नहीं पढ़ना है। ज्योग्राफी का मतलब ये नहीं है कि इन चीजों को अलग अलग करके पढ़ा जाए, ज्योग्राफी का मतलब ये है कि इन तीनों को कंबाइन कर देना, और जब आप इन तीनों को जोड़ कर पढ़ेंगे तभी आप यूपीएससी या फिर सिविल सर्विसेज को डिकोड भी कर पाएंगे। एंड दैट इज द नेम ऑफ आवर चैनल, दैट इज यूपीएससी डिकोड बाय आदित्य शेखर, क्लियर।
तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हमने समझ लिया कि द कोर क्वेश्चन ऑफ ज्योग्राफी, व्हाट इज लोकेटेड वेयर, व्हाई इज इट लोकेटेड देयर, एंड हाउ डज इट्स लोकेशन अफेक्ट ह्यूमन सोसाइटी एंड द इकोनॉमी। नाउ लेट्स मूव टू द डेफिनेशन ऑफ ज्योग्राफी। अब हम लोग ज्योग्राफी के डेफिनेशन को समझते हैं। इसके एक एक लाइन को मैं ब्रेक करके आपको समझाऊंगा। ज्योग्राफी इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ अर्थ, लैंडस्केप, पीपल्स, प्लेसेस एंड एनवायरनमेंट। इट ब्रिजेस द सोशल साइंस with the natural science, that is it bridges the human geography with physical geography to understand the spatial distribution of phenomena and the complex relationship between humans and their surrounding। अब हिंदी में भी ये डिफिनेशन मैंने आपको प्रोवाइड किया है, इसे आप रीड कर लो। अब देखो यहाँ पे पीपल्स जो लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे देखो पीपल का जनरली आप देखोगे तो उसका प्लूरल फॉर्म होता है द पीपल, लेकिन ये जो पीपल्स लिखा हुआ है ये मैंने पूरे वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में लिखा है और अलग अलग जो एथनिसिटी है उसके कॉन्टेक्स्ट में लिखा है। तो इस कारण से यहाँ पे द पीपल के बजाय पीपल्स लिखा हुआ है, तो ये गलत टर्म नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखो, तो ज्योग्राफी का मतलब सिर्फ मैप्स पर लकीर खींचना या पहाड़ों के नाम याद करना नहीं है। ये एक ऐसी साइंस है जो सिस्टमैटिक तरीके से, यानी हर चीज के पीछे एक सॉलिड लॉजिक को ढूंढते हुए कुछ चीजों को पढ़ती है। जैसे कि आप देखो तो ये लैंडस्केप के बारे में पढ़ेगी, यानी पर्वत, पठार, नदी, जलप्रपात, ये सब। फिर उसके बाद ये देखेगी कि इंसान जो है वो अलग अलग जगहों पर कैसे रहते हैं, उनका रहने का तरीका क्या है, उनका लाइफ स्टाइल क्या है। फिर प्लेसेस के बारे में स्टडी करेगी कि कोई खास जगह बाकी जगहों से अलग क्यों है, ठीक है। फिर एनवायरनमेंट के बारे में ज्योग्राफी स्टडी करेगी, जैसे अपने आसपास का माहौल, वहाँ का मौसम कैसा है, वहाँ के पेड़ पौधे और सोइल कैसी है। फिर अगला आता है कि इट ब्रिजेस द सोशल साइंस। सोशल साइंस आप छोड़ो और नेचुरल साइंस छोड़ो, आप पढ़ो बस इट ब्रिजेस द ह्यूमन ज्योग्राफी विद फिजिकल ज्योग्राफी। मतलब आसान मतलब ये है कि ज्योग्राफी एक पुल की तरह काम करती है जो दो अलग अलग ब्रांचेज को आपस में जोड़ने का भी कार्य करती है। जैसे अगर आप नेचुरल साइंस देखो या फिर ह्यूमन ज्योग्राफी, तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसमें प्योर साइंस आती है। जैसे गर्मी बढ़ने से बादल कैसे बनते हैं, अर्थक्वेक क्यों आता है, भूकंप कैसे आता है, या फिर समुद्र में जो धाराएं चलती हैं, जो ओशियन में ओशियानिक करंट चलती है, हॉट ओशियानिक करंट, कोल्ड ओशियानिक करंट, उनके पीछे क्या रीजन है। तो इसमें इंसान का कोई भी लेना देना नहीं होता, ये सब नेचर खुद से करती है। वहीं पे आप अगर देखो नेचुरल ज्योग्राफी या उसमें अब देखो आप ह्यूमन ज्योग्राफी सोशल साइंस के अंतर्गत, तो इसमें इंसान और उसके सोशल लाइफ दोनों के बीच का कनेक्शन आता है। जैसे लोग कहाँ रहते हैं, एग्रीकल्चर कैसे करते हैं, शहरों में आकर क्यों बसते हैं, और वो पैसा कैसे अर्न करते हैं, और जो फिजिकल ज्योग्राफी है उससे वो कैसे इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। तो ये एक जनरल डिफिनेशन हो गया। अब इसके एक एक लाइन को मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। जैसे सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ अर्थ, लैंडस्केप, पीपल, प्लेसेस एंड एनवायरनमेंट, इसका क्या मतलब हुआ। तो देखो सबसे पहले एकदम मैं आपको एकदम ध्यान से आपको बस बात सुनना है। तो सबसे पहले आता है, जैसे मान लो कोई भी एरिया हो गया, तो सबसे पहले आता है वहां के जमीन और मौसम की बात, ठीक है। अब जैसे थार डेजर्ट ले लो, थार मरुस्थल, तो थार मरुस्थल में जो मिट्टी है, जो सोइल है वहां की, वो बलुई मिट्टी है, सैंडी सोइल है। और वहां पे जो मौसम होता है वो बहुत ही ज्यादा शुष्क होता है, ड्राई वेदर होता है। और यहाँ पे जो रेनफॉल होता है, जो बारिश होती है, वो एकदम नाम मात्र की होती है, ठीक है। वहीं आप मेघालय वाला रीजन देख लो, वहां पे जो मौसीराम नामक जगह है, तो वहां पे एकदम अंधाधुंध बारिश होती है। और वहीं आप थार मरुस्थल वाला रीजन देख लो, तो यहाँ पे बारिश एकदम नाम मात्र की होती है। तो अगर कोई सिर्फ मैप पर इस चीज को देख रहा है कि यहाँ थार मरुस्थल कहाँ है, यहाँ पे बारिश इतनी होती है तो इतनी नहीं होती है, तो यहाँ का जो मौसम है, वेदर जो है वो ड्राई वेदर है, शुष्क मौसम है, यहाँ की जो मिट्टी होती है, जो सोइल होता है वो सैंडी सोइल होता है, बलुई मिट्टी होती है, तो ये सिर्फ एक इंफॉर्मेशन है। लेकिन अगर इसे आप सिस्टमैटिक तरीके से देखो, तो अब मुद्दा ये आता है कि जो ड्राई वेदर है उसका वहां के हर जिंदा चीज पे, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म पे क्या असर पड़ रहा है। जैसे वेजिटेशन कैसा है उसका, जैसे अगर पेड़ पौधों की बात करें तो वहां पे एक खेजड़ी पेड़ पाया जाता है, खेजड़ी ट्री। तो थार डेजर्ट में आपको बड़े और पत्तेदार पेड़ नहीं मिलेंगे, वहां का सबसे फेमस पेड़ है एक खेजड़ी ट्री है, ठीक है। अब ये जो पेड़ होता है खेजड़ी ट्री, तो इस पेड़ की जो रूट्स होती है उनकी बनावट ऐसी होती है कि जमीन के बहुत गहरे तक चली जाती हैं, एकदम गहराई में चली जाती हैं, ताकि वो पानी को ढूंढ सके।
अब इसके जो लीव्स होते हैं, जो पत्ते होते हैं, वो छोटे छोटे होते हैं ताकि पानी का नुकसान या फिर ट्रांसपीरेशन ये कम से कम करे। तो ठीक है, तो नेचर ने वहाँ के मौसम के हिसाब से वहाँ के वेजिटेशन को डिजाइन किया है, क्योंकि यहाँ पे बारिश ज्यादा होती नहीं है, तो जो जल स्तर होगा, वाटर लेवल जो होगा जमीन का, भूमिगत जल स्तर होगा, तो वो काफी नीचे होगा। तो नेचर ने वहाँ के पेड़ पौधों को ऐसे बनाया, वेदर के कारण पेड़ पौधे ऐसे डेवलप हुए कि उनकी जड़ें जमीन के काफी अंदर तक जाती हैं। अब जड़ जो है ऊपर से अपना ऑस्मोसिस तरीके से वो अपना खनिज लवण जल वगैरह ले लेती है, फिर अपना जो उत्सर्जन होता है, तो उस उत्सर्जन, अगर मान लो पेड़ पौधे की पत्तियां काफी बड़ी बड़ी हैं तो उत्सर्जन काफी ज्यादा होगा। तो इस कारण से नेचर ने यहाँ की पेड़ पौधे को कांटेदार बनाया है, पेड़ पौधे की जो पत्तियां उसको कांटेदार बनाया, थॉर्नी बनाया उनको। ठीक है, तो नेचर ने डिसाइड किया है यहाँ पे। ठीक, अब देखो, अब वेजिटेशन हमने देख लिया कि क्लाइमेट के कारण, वेदर के कारण वेजिटेशन कैसा है, क्लाइमेट का असर पड़ता है, वेदर का इफेक्ट पड़ता है वहाँ के वेजिटेशन पे, फिर ह्यूमन लाइफ पे भी असर पड़ता है। जैसे देखो, मौसम शुष्क है, मौसम ड्राई है, खेती हर जगह पर नहीं हो सकती है, तो वहां के लोग अपनी जिंदगी को चलाएंगे कैसे? तो जब मिट्टी में फसल नहीं उग सकती तो लोग क्या करेंगे? पशुपालन करेंगे, एनिमल हस्बेंड्री करेंगे, तो ये लोग उस पर निर्भर हो जाएंगे। जैसे कैमल्स का पशुपालन करेंगे, शिप्स का पशुपालन करेंगे, गोट्स यानी कि बकरियों को पालेंगे। और एक जगह पर पानी और चारा, चारा का मतलब फॉडर, ये बहुत जल्दी अगर खत्म हो जाएगा तो वहां एक ही जगह पर वे टिके रहेंगे तो उनका लाइफ खराब हो जाएगा, जानवर भूखे मर जाएंगे। इसीलिए नेचर के इस प्रेशर की वजह से उन्होंने नोमैडिक लाइफ अपनाई, एक जगह से दूसरी जगह घूमते हुए रहना। ठीक है, तो उनका घूमता हुआ जीवन उनका कोई शौक नहीं है, बल्कि उनकी मजबूरी और सर्वाइवल स्ट्रेटजी है। क्लियर? तो इतने टफ माहौल में अकेले सर्वाइव करना नामुमकिन है, आप अकेले कैसे रह लोगे थार मरुस्थल वाले रीजन में? इसीलिए वहां की कम्युनिटीज में एक अलग तरीके का सोशल स्ट्रक्चर बनता है। जैसे खेजड़ी पेड़ का ह्यूमन यूज होता है, जैसे खेजड़ी पेड़ जो है वो वहां का लाइफ लाइन माना जाता है। ठीक है, इसकी जो सैंगरीज जो होती हैं, जो फलियां होती है, उससे लोग सब्जी बनाते हैं। ठीक है, इनकी पत्तियां जो है वो जानवरों का लगभग चारा बन जाती हैं। तो अब देखो, क्योंकि पानी की कमी है थार डेजर्ट वाला रीजन, मैं आपको एक केस स्टडी बता रहा हूँ यहाँ पे कि ज्योग्राफी को एकदम डिटेल में कैसे पढ़ना है। तो क्योंकि पानी की कमी है तो वहाँ के लोग पानी के स्रोत को पवित्र मानते हैं। वहाँ के जो फोक सॉन्ग्स हैं, जो लोकगीत हैं और जो त्योहार हैं, वो भी मौसम और बारिश के आसपास घूमते रहते हैं। ठीक है, जैसे बिश्नोई कम्युनिटी का आपने नाम सुना होगा, तो बिश्नोई कम्युनिटी जैसे लोग हैं वहां के कल्याण और खेजड़ी पेड़ों को बचाने के लिए अपनी जान तक दे देते हैं। क्लियर? तो ओवरऑल समझो कि ड्राई क्लाइमेट है तो वहां पे खेजड़ी ट्री है, कम पानी है, एनिमल हस्बेंड्री है, नोमेडिक लाइफ स्टाइल और कम्युनिटी जो है उनमें भाईचारा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है। ठीक है, तो अगर हम सिर्फ थार डेजर्ट की मिट्टी पढ़ते तो वो सिर्फ फिजिकल साइंस होती। ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर थार डेजर्ट की मिट्टी पढ़ते तो वो केवल फिजिकल साइंस होती। अगर हम सिर्फ नोमेडिक लाइफ के बारे में देखते, बंजारे लोगों की जिंदगी के बारे में पढ़ते, तो वो सोशियोलॉजी टाइप की हो जाती। लेकिन जब हमने ड्राई क्लाइमेट को, शुष्क वातावरण को खेजड़ी पेड़ के साथ जोड़ा, खेजड़ी के पेड़ और पानी की कमी को लोगों के बंजारे लाइफ स्टाइल से जोड़ा, और उनकी जो नोमेडिक लाइफ थी उनको पशुपालन से जोड़ा, तब बनती है जाकर ज्योग्राफी। अब इसे हम लोग बोलेंगे ज्योग्राफी, क्योंकि सबको लगता है कि हाँ हमने पढ़ लिया कि थार डेजर्ट में जो मिट्टी होती है वो बलुई मिट्टी होती है, सैंडी सोइल होता है, वहाँ के जो लोग होते हैं वो बंजारों वाली जिंदगी लगभग जीते हैं, नोमेडिक लाइफ स्टाइल जीते हैं। फिर वहाँ पे कौन सा पेड़ पाया जाता है? तो खेजड़ी पेड़ पाया जाता है। वहाँ के लोग क्या करते हैं? तो पशुपालन करते हैं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, इन सब चीजों को आपस में लिंक करके पढ़ना है, तभी आप किसी बढ़िया एग्जाम के बारे में अच्छे से, या फिर किसी भी सब्जेक्ट के बारे में आपको अच्छे से डीप नॉलेज हो पाएगी। क्लियर? तो ज्योग्राफी फैक्ट्स को केवल हवा में चलाकर बातें नहीं करता है, बल्कि एकदम डीप में जाके चीजें चलती है। अब ये देखो, अब ये मत समझो कि मैंने इसका भी नोट्स नहीं प्रोवाइड किया है, मैंने आपको इसका भी नोट्स दे दिया। जैसे देखो, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, भूगोल वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करके तत्वों का अवलोकन करता है या भूमि के भौतिक बनावट को सीधे मानव विकास से जोड़ता है। जैसे जो मैं आपको एग्जांपल, स्टडी ऑफ अर्थ, लैंडस्केप, पीपल एंड प्लेसेस, जो मैं आपको समझा रहा था, तो इसमें देखो एग्जांपल दिया है मैंने, थार डेजर्ट वाला, ये सब चीज आपको नोट्स में मिलेगा। तो केवल मानचित्र को देखने के बजाय हम यह अध्ययन करते हैं यहाँ की शुष्क जलवायु लोगों को खानाबदोश जीवन जीने के लिए कैसे मजबूर करती है।
स्थानीय वनस्पति जैसे खेजड़ी का पेड़ को कैसे आकार देती है, और सामुदायिक अस्तित्व की परीक्षा कैसे लेती है। ठीक है, अब इंग्लिश में भी लिखा है, इंग्लिश मीडियम वाले आप इसे पढ़ लो। डिस्कशन, बस डिस्कशन पे ध्यान रखना है, जो हिंदी मीडियम है चाहे इंग्लिश मीडियम है, मैं दोनों लैंग्वेज में डिस्कशन कर रहा हूँ, नोट्स भी आपको मैंने दोनों लैंग्वेज में प्रोवाइड कर दिया है। तो ज्योग्राफी का पहला कॉन्सेप्ट तो क्लियर हुआ। अब देखो, अब जो दूसरा लाइन था ज्योग्राफी की डिफिनीशन का, उसका मेन कोर पॉइंट है कि ब्रिजिंग सोशल साइंस विद नेचुरल साइंसेस, सामाजिक विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान के साथ जोड़ना। यानी आप देखो, फिजिकल ज्योग्राफी को, भौतिक भूगोल को मानव भूगोल के साथ जोड़ना, फिजिकल ज्योग्राफी का लिंक करना किससे, ह्यूमन ज्योग्राफी के साथ। ठीक है, अब देखो, तो ये वो मीटिंग पॉइंट है जहां नेचर के लॉज यानी प्रकृति के नियम, ह्यूमन चॉइसेस जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ और सिटी, इन सब से टकराते हैं। यानी कि प्रकृति के नियम मानव के चॉइसेस से टकराते हैं। जैसे एग्जांपल देखो इंडियन मानसून का, तो जब समुद्र हो गया या फिर लैंड हो गया, ओशियंस हो गए या फिर लैंड हो गया, जब ये गर्म होते हैं और जब हवाएं चलती हैं, विंड ब्लो करती हैं, तो वो प्योर नेचुरल साइंस है, प्योर फिजिकल। यानी कि मान लो समुद्र रीजन है, गर्म हो रहा है, जो भूमि जिस पे हम लोग रह रहे हैं, ये भूमि काफी ज्यादा हॉट हो जा रही है, जैसे विंड ब्लो कर रही है, हवाएं चल रही हैं काफी तेज से, तो ये सब नेचुरल साइंस है। लेकिन मॉनसून से हमारी फसलें कैसे चेंज होंगी, क्रॉप साइकिल कैसा होगा, मार्केट में खाने का जो दाम होगा, जो फूड प्राइसेस होंगे, वो कैसे डिसाइड होंगे, और सरकार क्या इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाएंगी, तो ये हो जाती है ह्यूमन ज्योग्राफी। यानी फिजिकल ज्योग्राफी हम लोग यह देख रहे हैं कि हवाएं चल रही हैं, समुद्र गर्म हो रहा है, तो हमारा जो लैंड है वो गर्म हो रहा है, मॉनसून का बादल बन रहे हैं, बारिश हो रही है। ठीक है, अब ये हो गया आपको फिजिकल ज्योग्राफी यानी भौतिक भूगोल। अब इस बारिश के कारण हमारी फसलें कैसे चेंज हो रही हैं, इस गर्मी के कारण हम कौन कौन सा फसल उगा रहे हैं, मार्केट में खाने का दाम कैसे बढ़ रहा है, सरकार इकोनॉमिक पॉलिसीज कैसे बना रही है, तो ये सब हो जाता है आपको ह्यूमन ज्योग्राफी। और दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड है, दोनों के बीच में लिंकेज है। ठीक है, तो ये आप चीज को समझो। अब जैसे देखो कि ज्योग्राफी के अंदर एक और चीज आपको मिलेगा, स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फेनोमेना। जैसे देखो, अगर अब मेन चीज में आपको लेके आता हूँ, जैसे देखो इंडियन मानसून वाला भी आपको एग्जांपल मैंने दे दिया, यहाँ पे हर चीज आपको एग्जांपल दिया हुआ है, बस आप लेक्चर को सुनते जाओ। फिर इसको और डिफिनेशन को ब्रेक डाउन करेंगे, तो अंडरस्टैंडिंग द स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फेनोमेना, यानी घटनाओं के स्थानिक वितरण को समझना। ठीक है, देखो, तो नेचर के रिसोर्स, सब नेचर ने जो रिसोर्स दिया है, जो संसाधन दिया है, वो हर एरिया में बराबर तरीके से नहीं दिया। कहीं पे सोना है, कहीं पे डायमंड है, कहीं पे कोयला है, तो कहीं पे सिर्फ मिट्टी है। तो ज्योग्राफी इसके पीछे का रीजन ढूंढते कि आखिरकार ऐसा क्यों है। जैसे एग्जांपल आप देखो छोटा नागपुर का प्लाटू, तो हम पढ़ते हैं कि सारे हेवी मिनरल्स लगभग झारखंड और उड़ीसा के छोटा नागपुर वाले जो प्लेटू का जो रीजन है उसमें कॉन्सेंट्रेटेड है, और दूसरी तरफ हमारे जो प्लेन्स हैं, जो मैदानी इलाके हैं, वहाँ पे मिनरल्स ज्यादा नहीं पाए जाते हैं, पर वहाँ की जो फर्टाइल रिवर सोइल है उस कारण से एग्रीकल्चर सबसे ज्यादा होता है वहाँ पे। यानी जहाँ पे मिट्टी उपजाऊ पाएगा वहाँ पे एग्रीकल्चर होगा, जहाँ पे आपको मिनरल्स ज्यादा मिलेंगे वहाँ पे माइनिंग होगी, वहाँ पे अब माइनिंग होगी, वहाँ पे खनन होगा। तो ट्रांसपोर्टेशन के कॉस्ट को बचाने के लिए वहीं पे आप क्या करेंगे, वहीं पे इंडस्ट्री भी एस्टैब्लिश कर देंगे। ठीक है, तो ह्यूमंस और उनके सराउंडिंग के बीच में एक कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है। जैसे नेचर इंसान को एक लिमिट सेट करती है, और जब इंसान उस लिमिट को क्रॉस करता है तो नेचर अपना एंगर दिखाती है। जैसे एग्जांपल देखो तो अर्बन फ्लडिंग, अर्बन सिंकिंग, जैसे आजकल आप न्यूज में देखते होंगे अर्बन फ्लडिंग के बारे में। तो जब हम बड़े शहरों के नेचुरल वेटलैंड को ब्लॉक कर देते हैं, या फिर फ्रेजाइल माउंटेन जोन्स यानी जो कमजोर पहाड़ी इलाके होते हैं, वहाँ पे हेवी सीमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, पहाड़ों को तोड़ते हैं, नदियों को प्रदूषित करते हैं, तो इसका नतीजा क्या होता है, तो लैंड सिंकिंग, जमीन का धंसना, हेवी फ्लड। तो ये नेचर का रिस्पॉन्स है किस चीज पर, हमारी गलतियों पर। ठीक है, ये एक अलग सी चीज मैं आपको बता रहा हूँ। तो आई होप आपको ज्योग्राफी का डिफिनीशन क्लियर हो गया होगा। एक बार अगर मैं आपको बता दूं फिर से, अब इसको आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। ज्योग्राफी इज द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ अर्थ, लैंडस्केप, पीपल, प्लेसेस एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, ये काफी डिटेल में मैंने आपको बता दिया। थार मरुस्थल का एग्जांपल दिया था मैंने इतना डिटेल में। फिर इट ब्रिजेस द ह्यूमन ज्योग्राफी विद फिजिकल ज्योग्राफी, ये चीज मैंने बता दिया। फिर स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फेनोमेना, ये भी मैंने बता दिया। एंड कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमंस एंड देयर सराउंडिंग, ये चीज मैंने आपको बता दी।
ठीक है। अब ज्योग्राफी के चूंकि दो पार्ट होते हैं, एक होता है मेनली, एक होता है आपको फिजिकल ज्योग्राफी और एक होता है ह्यूमन ज्योग्राफी। अभी तक आपको वो भी आइडिया लग गया होगा कि फिजिकल ज्योग्राफी क्या होती है और ह्यूमन ज्योग्राफी क्या होती है। ये भी चीज मैंने देखो आपको काफी डिटेल में यहाँ पे हर चीज प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है। देखो आप नोट्स में आपको दिखा दे रहा हूं। फिर इनके बीच में इंटरकनेक्शन कैसा है ये चीजें मैंने आपको बता दी है, मैं आपको अभी आपको बताऊंगा, नोट्स मैंने प्रोवाइड कर दिया है। फिर इसका शॉर्ट नोट्स भी मैंने दिया अंतिम में। जैसे देखो ज्योग्राफी हमसे मेनली 3 सवाल पूछती है, कौन सी चीज कहाँ पे है और आखिर वहीं पर क्यों है, और है तो उससे क्या मतलब हम लोगों को फर्क पड़ रहा है, ठीक है। स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, साइंटिफिक कॉज क्या है, सोसाइटल या इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स क्या है, क्लियर। फिर आप देखो तो अब देखो तो अब जो ज्योग्राफी के दो पार्ट होते हैं, एक होता है फिजिकल ज्योग्राफी और एक होता है ह्यूमन ज्योग्राफी, यानी भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। तो चलिए अब बात करते हैं ज्योग्राफी की जो पहली बड़ी ब्रांच है, दैट इज फिजिकल ज्योग्राफी। तो फिजिकल ज्योग्राफी का मतलब है अर्थ का नेचुरल सिस्टम। इसमें आपको लैंड यानी कि भूमि, एयर, वाटर और लाइफ जोन के उन प्रोसेसों को पढ़ा जाता है जो बिना किसी ह्यूमन इंटरफेरेंस के काम करती हैं। जैसे आप देखो तो आप देखोगे तो पृथ्वी पे आप बहुत सारे लैंडफॉर्म आपको देखने को मिलेंगे। जैसे आप हिमालयन माउंटेन को देख रहे हो, आप इंडियन पेनिनसुला को देख रहे हो, आप ब्रह्मपुत्र रिवर को देख रहे हो, आप इंडस रिवर को देख रहे हो, आप प्लेटूज वगैरह को देख रहे हो, आप अलग अलग जगह पे मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हो, आप कहीं पे फोल्ड माउंटेन देख रहे हो, कहीं पे ब्लॉक माउंटेन देख रहे हो। तो ये सारी चीजें लैंडफॉर्म है। तो इसको किसने बनाया? क्या हम लोगों ने बनाया है? क्या मैंने बनाया है? क्या आपने बनाया है? नहीं, बल्कि इंसान के जन्म से पहले कई हजारों सालों से, लाखों वर्षों से ये सारी चीजें पहले से नेचर ने डिसाइड करके रखी है। तो ये जो नेचुरल साइंस होता है, जो फिजिकल ज्योग्राफी होता है, उसमें हम इन्हीं सारी चीजों को पढ़ते हैं कि कौन हिमालय कैसा है, हिमालय का आखिरकार निर्माण कैसे हुआ, कैसे गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड क्या है, लोरेंसिया क्या है, कैसे इनमें टकराव होता है, तेथिस सी कहाँ गायब हो जाती है, प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट्स क्या होती है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी क्या होती है। तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब देखो जैसे फिजिकल ज्योग्राफी के मेनली अगर आप देखो तो 4 ब्रांचेस मेनली आपको देखने को मिलेंगे। पहला होता है जियोमॉर्फोलॉजी, भू आकृतिक विज्ञान। फिर मिलेगा आपको क्लाइमेटोलॉजी, जलवायु विज्ञान। फिर ओशियनोग्राफी आपको मिल जाएगा, यानी समुद्र विज्ञान। फिर आपको बायोजियोग्राफी यानी कि जैव भूगोल, ये सब मिल जाएगा। तो फिजिकल ज्योग्राफी मेनली इन सब चीजों का अध्ययन करते हैं। अब देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, जियोमॉर्फोलॉजी को हम लोग कम से कम 7-8 लेक्चर, कम से कम 7-8 लेक्चर इसके लिए चाहिए, बड़े बड़े वाले लेक्चर 2-2 घंटे वाले। फिर क्लाइमेटोलॉजी के लिए चाहिए उतने घंटे, फिर ओशियनोग्राफी के लिए। तो इन सबको मैं काफी डिटेल में बताऊंगा, इसलिए अभी मैं इन पर डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी हल्का सा आइडिया दे देता हूँ कि जियोमॉर्फोलॉजी जो होता है, भू आकृतिक विज्ञान, देखो हिंदी में मैंने लिखा हुआ यहाँ पे। तो भू आकृतिक विज्ञान में हम लोग पढ़ते हैं कि जमीन के अंदर और बाहर कौन कौन सी फोर्सेस कार्य कर रही हैं, जो माउंटेन्स का या प्लेन्स का या प्लेटूज का फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है। तो इसका एप्लीकेशन क्या है, तो आपको एग्जाम में समझाना होगा कि हिमालयन रीजन में इतने फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक क्यों आ जाते हैं, ठीक है। तो इसका जवाब आपको मिलेगा टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट्स में। और टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट्स हम लोग कहाँ पे पढ़ेंगे, तो जियोमॉर्फोलॉजी में, ठीक है। फिर आपको क्लाइमेटोलॉजी के बारे में हो गया, तो यहाँ पे वेदर साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे, एयर प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे और विंड पैटर्न का स्टडी हम लोग करेंगे, ठीक ना। फिर ओशियनोग्राफी हो गया, समुद्र विज्ञान। तो ओशियन फ्लोर यानी समुद्र का जो तल है उसकी बनावट कैसी है, समुद्र के पानी का जो नमकीनपन है, जो सैलिनिटी है, वो कैसे डिसाइड होती है, वहाँ की मरीन लाइफ कैसी है, ओशियन करेंट्स क्या होती है, जो समुद्री जलधाराएं होती है, वो सब क्या है, ठीक है। अब ये जो ओशियन करंट है, ये कैसे ग्लोबल वेदर को, उसको कैसे चेंज करती है, कैसे एल नीनो जैसा फैक्टर हमारे इंडियन मानसून को कमजोर करता है या मजबूत करता है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। फिर बायोजियोग्राफी आती है, तो इकोसिस्टम हो गया, फॉरेस्ट हो गया और अलग अलग तरह के सोइल्स हो गए, ये सब कैसे बनती हैं और इसका स्टडी हम लोग कैसे करते हैं, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत। तो फिजिकल ज्योग्राफी का सिंपल मतलब आप समझ जाओ, अर्थ और उसके फीचर का स्टडी करना, ठीक है। वो चीजें कैसे फॉर्म हो रही हैं, इन सब चीज के बारे में डिटेल में पढ़ना, ठीक ना। अब देखो अब आता है ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल। तो अगर दूसरी तरफ देखते हैं तो यहाँ पे दूसरी तरफ आपको मिलेगा ह्यूमन ज्योग्राफी। तो ह्यूमन ज्योग्राफी इस बात का स्टडी करती है कैसे ह्यूमन एक्टिविटीज यानी मनुष्य के जो क्रियाकलाप हैं,
यह स्पेस में कैसे ऑर्गेनाइज है। स्पेस का मतलब वो वाला स्पेस मत समझ जाओ, अंतरिक्ष वाला, ये जहाँ हम लोग रहते हैं इस वाले स्पेस में कैसे ऑर्गेनाइज है, और इंसान अपने एनवायरनमेंट से कैसे इंटरेक्ट करता है और कैसे उसे बदलता है। तो इसको भी हम लोग 4 मैट्रिसेस में समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे इकोनॉमिक ज्योग्राफी आपको मिलेगा, तो रिसोर्सेज कहाँ पे है, कौन सा संसाधन कहाँ पे है, फार्मिंग पैटर्न क्या है, कृषि करने का पद्धति कैसा है, इंडस्ट्री आपको कहाँ पे लगेंगी, ट्रेड रूट यानी व्यापार करने का जो मार्ग होगा वो कैसे काम करेगा। तो जैसे आयरन और स्टील जैसी हेवी फैक्ट्रीज हैं, वो हमेशा हेवी रॉ मटेरियल के पास ही क्यों लगी होती हैं, यहाँ जहाँ पे यानी कि जहाँ पे बहुत ज्यादा खनिज का उत्खनन होता है, आखिरकार वहीं के उसी के अगल बगल में हेवी आयरन इंडस्ट्रीज, स्टील इंडस्ट्रीज क्यों लगी होती हैं। जबकि आईटी कंपनी जो जैसे फुटलूज इंडस्ट्रीज हो गई, वो कहीं भी मार्केट या स्किल्ड लेबर के पास खुल सकती हैं। फिर आपको पॉपुलेशन और सेटलमेंट ज्योग्राफी देखने को मिलेगी, जैसे पॉपुलेशन कैसे ग्रो कर रही है, माइग्रेशन के ट्रेंड क्या है, और गांव शहर आखिरकार कैसे बन रहे हैं। तो शहरों की तरफ जो तेजी से माइग्रेशन हो रहा है, गांव से निकलकर लोग जो शहर की तरफ जा रहे हैं, उसकी वजह से जो स्लम्स बन रहे हैं, जो क्राउडेड स्लम बन रही है, जो बस्तियां बन रही है, और जो पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, इसके चैलेंजेस कैसे खड़े हो रहे हैं। क्योंकि मान लो किसी एरिया कैपेसिटी है 10 लाख लोगों का, माइग्रेशन करके वहां पे 20 लाख लोग आ जाए, तो वहां पे लाइफ स्टाइल ऑब्वियस सी बात है चेंज हो जाएगी। तो फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पे आपको जियो पॉलिटिक्स हो गया, फिर कल्चर वगैरह हो गया, तो ट्राइबल पॉपुलेशन देखेंगे, लैंग्वेज देखेंगे, और अलग अलग रीजन की कल्चरल कम्युनिटीज की स्टडी हम लोग करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, क्लियर। अब देखो, आप ये सब चीज मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ लिख के, हर चीज आपको मिलेगा, कनेक्शन भी मैं उसका सिविल सर्विस एग्जाम के साथ आपको हर चीज, आप नोट से एक बार देखोगे तो आपको सारी चीजें एकदम बेसिक से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब एक और चीज बस ये है कि इंटरडिसिप्लिनरी कनेक्शन, अंत विषय संबंध, ठीक है। तो देखो, ये मेंस के लिए मास्टर स्ट्रोक है। तो अगर आप यूपीएससी मेंस में या फिर सिविल सर्विसेज मेंस में अच्छा स्कोर करने वाले हैं, तो आपको फिजिकल फीचर को ह्यूमन चॉइसेस के साथ कनेक्ट करना आना चाहिए। इसके लिए 2 कोर थॉट्स हैं, 2 आइडियोलॉजी हैं, एक होता है एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म यानी पर्यावरण नीतिवाद, और एक और आपको पॉसिबिलिज्म मिल जाएगा, संभववाद। तो ये जो है, जैसे जो पहला आपको देखने को मिलेगा एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, पर्यावरण नीतिवाद, तो ये पुरानी सोच है जो यह कहती है कि प्रकृति ही डोमिनेंट है, यानी कि नेचर ही डोमिनेंट है। नेचर ही डिसाइड करेगी कि इंसान क्या पहनेगा, क्या खाएगा और कैसे अपना जीवन यापन करेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जो बर्फीले इलाके हो गए, जैसे मान लो आर्कटिक वाला रीजन हो गया, ठीक है, तो ये इग्लूज बना के वहां पे रहते हैं। इग्लू जो बर्फ का घर होता है ना, उसको इग्लू बोलते हैं। एस्किमो प्रजाति यहाँ पे मिलेगी आपको, क्योंकि नेचर ने उन्हें और कोई मटेरियल चॉइस दी ही नहीं है, ठीक है। तो इस कारण से वो नेचर के कारण बाउंड है, नेचर के कारण वो बाध्य है कि हाँ, वो बर्फ से बने घरों में रहेंगे, ठीक है। इग्लू आप नेट पे सर्च करोगे, यूट्यूब पे, तो आपको देखना है काफी सुंदर एक घर बना, बर्फ का ही एक घर बना होता है। अब ये मत समझो कि उसके अंदर आपको ठंडी लगेगी, नहीं, उसके अंदर पूरा माहौल एकदम गर्म रहेगा। फिर एक और दूसरे, यानी कि एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, पर्यावरण नीतिवाद ये बोलता है कि प्रकृति सबसे ज्यादा डोमिनेंट है, उसी के अकॉर्डिंग सब चीज डिसाइड होगा ह्यूमन का। फिर दूसरा आता है पॉसिबिलिज्म, संभववाद। ये मॉडर्न सोच है जो कहती है कि नेचर सिर्फ एक स्टेज सेट करती है, लेकिन इंसान अपनी टेक्नोलॉजी और नॉलेज से उन सारी लिमिट को बदल सकता है, ठीक है। जैसे इजराइल ने दिखा दिया कि जो सूखे मरुस्थल होते हैं, जो ड्राई डेजर्ट होते हैं, वहां पर भी ड्रिप इरिगेशन से सक्सेसफुल फार्मिंग कैसे हो सकती है। यानी मरुस्थल है, सूखा मरुस्थल है, फिर भी वहां पे कैसे फार्मिंग की जा सकती है, कैसे वहां पे सक्सेसफुल फार्मिंग हो सकती है। या फिर आजकल जो देशों में क्लाउड सीडिंग के जरिए आर्टिफिशियल रेन कराई जा रही है, नकली बारिश तक कराई की जा सकती है। तो हमेशा आप याद रखिएगा कि फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। अगर फिजिकल ज्योग्राफी किसी देश को एक लंबी कोस्टलाइन प्रोवाइड करता है, कोस्टलाइन का मतलब जैसे मान लो, कोस्टलाइन मतलब आप ये समझो, जैसे मान लो ये सारा पानी हो गया, तो ये इसको हम लोग कोस्टलाइन बोलेंगे, ठीक है। तो जैसे मान लो आपको जो भौतिक भूगोल है, ये एक तटरेखा प्रोवाइड कर रहा है, तो ह्यूमन ज्योग्राफी क्या करेगी, मानव भूगोल, वहां पर बड़े बड़े ट्रेड पोर्ट्स बनाकर उसका फायदा उठाती है। तो अगर आप कभी भी मेंस का आंसर लिखोगे, तो ये सारे दोनों पॉइंट्स जो हैं, ये सारी जो चीजें हैं, ये कनेक्ट होनी चाहिए। अब अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे एक यूनिवर्स को हम लोग स्टार्ट करेंगे। ज्योग्राफी क्या है ये तो हमने पढ़ लिया। अब अगर मैं अगले लेक्चर का बैकग्राउंड दूं, तो जब आप रात को छत पर खड़े होकर ऊपर आसमान की तरफ देखते हैं, तो दिमाग में क्या आता है,
चमकते हुए तारे, हमारा प्यारा चांद, या फिर दूर किसी गैलेक्सी में घूमते हुए मिस्टीरियस प्लैनेट्स। तो सभी चीजों को देखकर अक्सर हमारे दिमाग में लगभग दो तरह के सवाल आते हैं। पहला सवाल ये कि ये सामने जो तारा चमक रहा है ये आखिरकार हमसे कितना दूर है, और क्या इसका कोई टेम्परेचर है, क्या इसके पास खुद का लाइट है या फिर किसी और के लाइट से चमक रहा है। फिर दूसरा सवाल ये आता है, ये पूरा का पूरा जो आसमान है, ये जो पूरा स्पेस है, ये जो पूरा यूनिवर्स है, जो ब्रह्मांड है, आखिरकार बना कैसे, इसका जन्म कैसे हुआ। तो इसका सवाल छुपा हुआ है एस्ट्रोनॉमी में, इसका सवाल छुपा हुआ है कॉस्मोलॉजी में। तो अगले लेक्चर में हम बिल्कुल शुरू से शुरू करेंगे कि यूनिवर्स क्या होता है, ठीक है, और एस्ट्रोनॉमी और कॉस्मोलॉजी में फर्क क्या होता है, और सिविल सर्विसेज के लिए इसका स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट क्या होता है। अब इसका जो पीडीएफ है ये मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।